नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम यूनियन बजट ऑफ इंडिया को अच्छे से समझने वाले हैं। हम देखेंगे पूरे बजट की प्रोसेस क्या होती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सवाल बन भी सकता है। और हम सारी चीज़ों को विस्तार से करेंगे जो भी हमारे भारत के फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम को गवर्न करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी PDF आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी जो कुछ दिनों में हम लॉन्च करने वाले हैं। अभी हमने लॉन्च नहीं करी है लेकिन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो जो आपको देखनी हो अपने प्रिपरेशन के लिए या किसी एग्जाम से पहले तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बजट होता क्या है, डेफिनेशन क्या है बजट की। ये एक स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स की और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर की जो गवर्नमेंट करने वाली है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो आने वाला जो एक साल है फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च तक, उसमें हमारी सरकार कितना खर्चा करेगी, कौन कौन से प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चना, और एस्टिमेटेड रिसिप्ट कितनी है, इसकी जो आपके पास एक स्टेटमेंट होती है उसको हम बजट कहते हैं। पर्पस क्या होता है, एक कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की प्रायोरिटीज़ हैं उसे रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी क्या है। अब जैसे हमारे भारत में 3 ट्रिलियन की बात होती है, 5 ट्रिलियन की बात होती है, तो कैसे बनेंगे, उसके लिए एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए ना। तो ये एक कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान होता है जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को बताता है और गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रायोरिटीज़ को ये बताता है। ये इसका पर्पस होता है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं देखिए, जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट होता है, यानी कि वो बजट जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है, उसको हम यूनियन बजट बोलते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट लेकर आती है उसको हम स्टेट बजट बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो भारत का संविधान है वहाँ पे बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बना भी है कि बताओ भारत के संविधान में सबसे पहले तो कौन सा आर्टिकल है जो बजट की बात करता है, आर्टिकल 112। और फिर बजट के लिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में किस फ्रेज का यूज़ हुआ है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि बेसिकली तो हम बजट की बात करते हैं, बजट ही बोलते हैं। मीडिया में भी आपने बजट ही सुना होगा, यूनियन बजट, स्टेट बजट। लेकिन हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 112 में बजट शब्द नहीं है। वहाँ पे क्या शब्द है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 2-3 आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि जो बजट है वहाँ पे एस्टिमेटेड रिसिप्ट होता है और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर की बात होती है। सवाल बन सकता है अब कौन से ईयर के लिए, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। कब से कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च तक। ये दूसरा फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। तीसरा कि एक कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बताता है जो किसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रायोरिटीज़ के ऊपर, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के ऊपर। ये तीसरा पॉइंट याद रखना है। चौथा कि कौन कौन से बजट होते हैं जो यूनियन लेके आते हैं, यूनियन बजट, जो स्टेट लेके आती है, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट बजट होता है। लेकिन पांचवा पॉइंट कौन सा ध्यान में रखना है कि बजट शब्द ही भारत के संविधान में नहीं है। आर्टिकल 112 बात करता है बजट की, लेकिन वहाँ पे बजट शब्द नहीं है। कौन सा फ्रेज है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं यूनियन बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है बजट एस्टिमेट। यहाँ पे जो आपका अपकमिंग फिस्कल ईयर है या बजट ईयर है, 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च तक अगले साल का, उसके रिसिप्ट्स और उसके एक्सपेंडिचर्स की बात होती है, बजट एस्टिमेट। फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। अब ये क्या होते हैं, करंट फिस्कल ईयर के जो रिसिप्ट्स हैं और जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी बात होती है। फिर आते हैं प्रोविजनल एक्चुअल्स। यहाँ पे प्रीवियस फिस्कल ईयर, जो पिछला साल है, पी से प्रोविजनल, पी से प्रीवियस, तो जो प्रीवियस फिस्कल ईयर हुआ है उसके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स की बात होती है। तो फॉर एग्जांपल 2024-25 का जो बजट है वो फरवरी 2024 में प्रेजेंट हुआ। तो यहाँ पे बजट एस्टिमेट था 2024-25 का, रिवाइज्ड एस्टिमेट था 2023-24 का, और प्रोविजनल एक्चुअल्स क्या था 2022-23 का। तो ये चीज़ें होती हैं, ये कंपोनेंट आपने ध्यान में रखने हैं। बजट एस्टिमेट जो आने वाला साल है, रिवाइज्ड एस्टिमेट जो चल रहा है, और प्रोविजनल एस्टिमेट जो इसके जो चल रहा है, इसके जो पिछला साल था। ये हैं कंपोनेंट्स। अब हम स्टेजेस की बात करते हैं कि बजट बनता कैसे है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट।
तो 2017 से जो यूनियन बजट है उसको 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जा रहा है लोकसभा में, 1 फरवरी को लाया जा रहा है। ये 2017 से हो रहा है। 2017 से पहले जो लास्ट वर्किंग डे हुआ करता था फरवरी का, जो आखिरी दिन हुआ करता था, तब बजट को प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन 2017 से ये चीज़ बदल दी गई है, अब 1 फरवरी को यूनियन बजट प्रेजेंट होता है। फिर होता है जनरल डिस्कशन। अभी यहाँ पे जनरल डिस्कशन होती है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और यहाँ पे 3 से 4 दिनों तक जनरल डिस्कशंस यहाँ पे मिनिस्टर्स और एमपीज़ के बीच में होती है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल कमेटीज़ के द्वारा इसकी स्क्रूटिनी होती है, यानी इसको पूरा देखा जाता है, पूरा इसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, इसको एग्जामिन किया जाता है। तब यहाँ पे बात हुई डिपार्टमेंटल कमेटीज़। यहाँ पे ये प्लूरल है, एक कमेटी नहीं है, कमेटीज़। तो यहाँ कितनी कमेटीज़ होती हैं? तो 24 कमेटीज़ होती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो यहाँ पे डिस्कशन करती हैं इस बजट के ऊपर, एग्जामिन करती हैं इसको, जितनी भी ग्रांट्स की डिमांड्स हुई है। चौथा आता है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अब यहाँ पे लोकसभा में डिमांड्स के लिए जो ग्रांट मिलनी है उसके लिए वोट दिया जाता है। अब यहाँ पे ग्रांट्स, भाई हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये डिमांड करी हुई है इन ग्रांट्स की, तो अब इसके ऊपर लोकसभा में वोटिंग होती है। ध्यान रखिए ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा का, यानी कि हमने जब जनरल डिस्कशन की बात करी तो हमने कहा कि दोनों जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं वहाँ पे जनरल डिस्कशन होती है, लेकिन जब वोट पड़ने की बात आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पड़ेगा, राज्यसभा में वोट नहीं पड़ता है। ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा को, राज्यसभा के पास ये प्रिविलेज नहीं है। तो वोट कहाँ पड़ेगा? ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, सिर्फ लोकसभा में। फिर होता है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। अभी यहाँ पे ऑथोराइज किया जाता है कि जो मनी है उसको विदड्रॉ कर लिया जाए, ले लिया जाए, किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत का कंसोलिडेटेड फंड होता है, उससे यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल को पास करने के बाद अलो किया जाता है गवर्नमेंट को कि भैया पैसा यहाँ से विदड्रॉ कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। फिर आता है पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। अभी यहाँ पे जो बजट की इनकम साइड होती है उसे लीगलाइज किया जाता है। ये स्टेजेस होती हैं बजट की इनेक्टमेंट की। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट 2017 से 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जा रहा है, उससे पहले जो लास्ट वर्किंग डे होता था फरवरी का, वहाँ पे ये प्रेजेंट किया जाता था। जनरल डिस्कशन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में होती है, लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा में भी होती है। उसके बाद डिपार्टमेंटल कमेटीज़ इसको स्क्रूटनाइज करती हैं, डिस्कस करती हैं, एग्जामिन करती हैं। कमेटीज़ की बात है तो कितनी कमेटीज़ हैं? 24 कमेटीज़। अब यहाँ पे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग होती है, लेकिन वोटिंग सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है, तो ऑथोराइज किया जाता है कि भैया जो पैसा है उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदड्रॉ कर लिया जाए, और उसके बाद फाइनेंशियल बिल को पास कर दिया जाता है। तो बजट की जो इनकम साइड होती है उसको लीगलाइज कर दिया जाता है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ बजट की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 2017 से पहले इसको जो लास्ट वर्किंग डे हुआ करता था फरवरी का, उसमें प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को ये प्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे जो बजट है उसे लोकसभा में भी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में प्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे जब इस प्रकार की प्रेजेंटेशन होती है तो यहाँ पे अच्छे से उसके ऊपर बातचीत होती है, अच्छे से उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। लेकिन जिस दिन प्रेजेंटेशन हो रही है, जिस दिन बजट को प्रेजेंट किया जाता है, उस दिन ये डिस्कशन नहीं होती है। उस दिन सिर्फ और सिर्फ बजट को प्रेजेंट किया जाता है, फिर बाद में उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। बजट स्पीच और इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, सबसे पहले बजट स्पीच आती है। कौन देता है? फाइनेंस मिनिस्टर देता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रेजेंट करता है बजट को एक स्पीच के साथ, उसे हम बजट स्पीच बोलते हैं। अब जैसे ही लोकसभा में बजट की स्पीच खत्म हो जाती है तो जो बजट होता है उसे राज्यसभा में रख दिया जाता है। फिर आता है इकोनॉमिक सर्वे। अब ये एक रिपोर्ट होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, जो कि नेशनल इकोनॉमी का उस समय मतलब जब इसको प्रेजेंट किया जा रहा है तो उस समय क्या स्टेटस है, उस स्टेटस को ये इंडिकेट करती है, बताती है। इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया जाता है, जो बजट जिस दिन प्रेजेंट करना होता है उससे एक दिन या कुछ दिन पहले। अब पहले क्या हुआ करता था कि पहले इसको बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको 1-2 दिन या उससे कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया जाता है बजट के। फिर जब इसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा उसके बाद जाके बजट को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया बजट स्पीच और आपका इकोनॉमिक सर्वे।
अब बात करते हैं जनरल डिस्कशंस की और स्क्रूटिनी की। तो देखिए, जो जनरल डिस्कशन होती है वो दोनों हाउसेज में होती है, पार्लियामेंट के लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और यहाँ पे 3 से 4 दिनों तक इसके ऊपर डिस्कशन चलती है। अब यहाँ पे जो लोकसभा होती है वो पूरे के पूरे बजट को डिस्कस कर सकती है। यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके पास एक जनरल राइट ऑफ रिप्लाई होता है, रिप्लाई करने का अधिकार होता है। तो कोई सवाल अगर यहाँ पे बजट के ऊपर उठता है तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसका जवाब दे सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेज पे कोई भी कट मोशन को मूव नहीं किया जा सकता है। अब ये अलग अलग प्रकार के मोशंस होते हैं जिसको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे कट मोशन जो है उसको स्टेज पे मूव नहीं किया जा सकता है। अब आता है डिपार्टमेंटल कमेटीज़ की स्क्रूटनी। तो यहाँ पे जनरल डिस्कशन जब दोनों हाउसेज में हो जाती है उसके बाद 3 से 4 हफ्तों के लिए जो दोनों हाउसेज हैं वो एडजर्न रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं वो यहाँ पे जो डिमांड्स की ग्रांट्स है उसको एग्जामिन करती हैं और फिर उसको डिस्कस करती हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। फिर कमेटी जो है वो रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है और दोनों हाउसेस में इसको सबमिट कर देती है। अब डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग होती है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है कि जो भी रिपोर्ट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ ने दी हुई हैं उसके बेसिस पे लोकसभा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग करता है। अब इसके बाद ये जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है ये ग्रांट बन जाता है जैसे ही ड्यूली वोटेड अपॉन बाय द लोकसभा, कि पहले ये डिमांड फॉर ग्रांट है। अब जैसे ही इसके ऊपर लोकसभा ने वोट दे दिया, अब ध्यान दीजिए कि लोकसभा में ही वोट होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। तो जैसे ही लोकसभा ने इसको वोट दे दिया तो अब ये डिमांड फॉर ग्रांट से क्या बन जाएगा, ग्रांट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चेंज होता है किसके बाद, जब लोकसभा में वोटिंग हो जाती है। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो डिमांड्स होते हैं उसको मिनिस्ट्री वाइज प्रेजेंट किया जाता है कि हर मिनिस्ट्री ने अपने अपने डिमांड्स रखी हुई हैं। तो अब यहाँ पे जो डिस्कशंस हो रही हैं या जब वोटिंग हो रही है तो मिनिस्ट्री वाइज डिमांड रखी जाती है कि इस मिनिस्ट्री की ये डिमांड है, इस मिनिस्ट्री की ये डिमांड है। अब यहाँ पे वोटिंग के बारे में हमने पहले भी देखा कि ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा का, सिर्फ वोटिंग लोकसभा में ही होगी। हर डिमांड के ऊपर सेपरेटली वोट होता है, इकट्ठे सारी डिमांड्स पर वोट नहीं होता, एक एक डिमांड के ऊपर बात होती है और एक एक डिमांड के ऊपर वोट होता है। एक्सपेंडिचर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन ओनली बी डिस्कस्ड नॉट वोटेड अपॉन, कि भाई यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर आ रहा है उसके ऊपर डिस्कशन तो हो सकती है लेकिन उसके ऊपर वोट नहीं होता है, मगर यहाँ पे जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर वोट होता है। अब हम बात करते हैं कि कट मोशन। देखिए, वोटिंग से पहले जो लोकसभा है वो बजट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करती है और उस समय मोशंस को लाया जा सकता है कि जो डिमांड्स हैं, जो ग्रांट्स के लिए डिमांड्स हैं उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। तो उस समय उसके लिए मोशंस लाए जा सकते हैं। तो पॉलिसी कट मोशन ये किसी भी पॉलिसी का डिसअप्रूवल रिप्रेजेंट करता है। जो भी डिमांड फॉर ग्रांट है उसके लिए हम अप्रूव नहीं करते हैं, ये पॉलिसी कट मोशन। तो इसलिए ये जो पॉलिसी है, ये डिमांड है, इसको कट कर देना चाहिए, ये पॉलिसी कट मोशन होता है। तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे ये स्टेट करता है कि जो डिमांड है उसका अमाउंट 1 रुपये तक रिड्यूस कर दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो एडवोकेट कर सकते हैं अल्टरनेटिव पॉलिसी के लिए कि हमें ये पॉलिसी आपकी अच्छी नहीं लग रही है, इसकी जगह आपको ये पॉलिसी लानी चाहिए। दूसरा आता है इकोनॉमी कट मोशन। अब ये रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, कि आपका ये जो खर्चे का बात है, इतना खर्चा हम करेंगे, इससे हमारे भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको ये अफेक्ट कर सकता है। तो इकोनॉमिक कट मोशन यहाँ पे लाया जाता है। ये स्टेट करता है कि जो अमाउंट डिमांड किया गया है उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के लिए। फिर आता है टोकन कट मोशन। अभी यहाँ पे ये वेंटिलेट करता है स्पेसिफिक ग्रीवेंसेज विद इन द स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा खर्चा कर रहे हो जो कि कुछ सवाल खड़े कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस जो हैं वो खड़े कर रहा है। और सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। तो ये यहाँ पे स्टेट करता है कि जो अमाउंट ऑफ डिमांड है उसको 100 रुपये तक रिड्यूस कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के यहाँ पे कट मोशन आते हैं कब, जब लोकसभा में डिस्कशंस हो रही हैं
बजट के ऊपर। पॉलिसी कट मोशन, भाई पॉलिसी आपकी अच्छी नहीं लगी, इस पॉलिसी को चेंज करो। इकोनॉमी कट मोशन, भाई साहब आपके जो एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी का दिवालियापन निकल जाएगा, इकोनॉमी अफेक्ट हो जाएगी। टोकन कट मोशन, कि हमें कोई स्पेसिफिक ग्रीवेंस है, तो यहाँ पे ये कट मोशन हुए। तो यहाँ पे जब ये कट मोशन लोकसभा में पास होता है तो इसका मतलब यही है कि द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन, कि यहाँ पे सवाल खड़े होते हैं सरकार के ऊपर। और अगर कट मोशन पास हो जाता है, हालांकि ये बहुत रेयर चांस होता है, मतलब अगर कोई बड़ी ही जोड़ तोड़ के सरकार बनी हो तभी जाके ये सब चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल है अगर आपके पास अपनी मेजोरिटी है या फिर लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज़ या गठबंधन है तो। लेकिन अगर मान लो कट मोशन पास हो गया तो क्या होता है, रेजिग्नेशन तक भी यहाँ पे सरकार का, गवर्नमेंट का हो सकता है। तो ये कट मोशन है। अब हम बात करते हैं गिलोटिन और अप्रोप्रिएशन बिल। देखिए गिलोटिन क्या होता है, जितने भी आपके डिस्कशंस के जो फाइनल डे एलोकेट हुआ है या फिर जो वोटिंग ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, जो वोटिंग हो रही है उस दिन, जो फाइनल डे है उस दिन, जो लोकसभा का स्पीकर है वो जितनी भी बाकी डिमांड्स हैं उसको वोट करने के लिए डाल देता है, और फिर जो भी जिस हिसाब से वोट होता है उस हिसाब से वो चीज़ें पास हो जाती हैं, चाहे वो डिमांड्स डिस्कस हुई हैं या नहीं हुई हैं। अब यहाँ पे आपके पास 3-4 दिन डिस्कशन के हैं, तो अब इतनी ज़्यादा डिमांड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तो डिस्कस हो गई, मान लो कुछ डिमांड्स रह गई जो डिस्कस नहीं हुई, तो क्या उन डिमांड्स अगर डिस्कस नहीं हुई हैं तो क्या वो डिमांड्स मानने से मना कर दिया जा सकता है? अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो सरकार काम कैसे करेगी? तो इसलिए आखिरी दिन क्या करता है लोकसभा का स्पीकर, भाई जो भी डिमांड्स हैं चाहे डिस्कस हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, सारियों को भाई वोट करते जाओ, पास होती तो पास कराते जाओ। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं गिलोटिन, कि आखिरी दिन में जो भी लोकसभा का स्पीकर है वो फटाफट सारी की सारी डिमांड्स के ऊपर वोट डाल देता है। फिर आता है अप्रोप्रिएशन बिल। अब देखिए जैसे ही डिमांड्स और ग्रांट्स के ऊपर वोट हो गया और लोकसभा ने उसको पास कर दिया, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अप्रोप्रिएशन, इसका मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन आधिकारिक रूप से आवंटित करना। तो यहाँ पे जैसे ही डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोट हो गया, लोकसभा ने पास कर दिया, तो अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस होता है जो कि अप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करता है आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करता है मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन आधिकारिक रूप से आवंटित करना। तो जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है, जैसे ही प्रेसिडेंट इसको अपना असेंट दे देता है, अप्रोप्रिएशन एक्ट ये बन जाता है। अभी यहाँ पे जो अप्रोप्रिएशन बिल है उस पर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट इसके ऊपर प्रपोज नहीं हो सकती है। अब हम वोट ऑन अकाउंट की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? अब जो लोकसभा है वो किसी भी ग्रांट इन एडवांस जो कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की है या उससे रिलेटेड या जो फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है उसे वोट भी कर सकती है, उसको पेंडिंग भी रख सकती है, और जो इनेक्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल है उसको भी वोट भी कर सकती है, पेंडिंग भी रख सकती है। वोट ऑन एक्शन। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो बजट है उसकी पूरी पास होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। प्रेजेंट हो रहा है, डिस्कशंस हो रही हैं, फिर यहाँ पे 24 कमेटीज़ उसको पूरा अच्छे से एग्जामिन कर रही हैं, फिर उसके ऊपर वोट हो रहा है। देखो कितनी लेंथी प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे फंक्शनल डिफ़िकल्टीज़ यूनियन गवर्नमेंट को आ सकती हैं कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं 31 मार्च के बाद एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उन्हें पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, लेकिन जो बजटरी प्रोसेस है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको कुछ पैसा दिया जाता है ताकि जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि जनरल डिस्कशन के बाद बजट को जैसे पास कर दिया जाता है, बस काम पूरा हो गया। जनरली 2 महीनों में जो अमाउंट होता है वो ग्रांट कर दिया जाता है। कितना? 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेशन, की जितना टोटल आप तुमने एस्टिमेट किया है उसका 1/6 आपको 2 महीनों में दे दिया जाता है। हालांकि जो इलेक्शन ईयर होता है, जिस साल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, वहाँ पे ये 2 महीनों का समय बढ़ के 3 से 5 महीने भी हो सकता है। फाइनेंशियल बिल की पासिंग की बात करें तो सबसे पहले फाइनेंशियल बिल का मतलब क्या होता है? बिल ऑर्डिनरीली इंट्रोड्यूस ईच ईयर टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जितने भी फाइनेंशियल प्रपोजल्स दिए हैं उनको इफेक्ट में लाने के लिए बिल लाया गया, फाइनेंशियल बिल है ये। यहाँ पे
जो सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं उस पीरियड के लिए उसे भी इंक्लूड किया जाता है। फाइनेंशियल बिल को जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, अपना असेंट दे दिया, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। बजटरी प्रोसेस में जो फाइनेंस एक्ट होता है ये लीगलाइज करता है बजट की इनकम साइड को, और जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इनेक्टमेंट ऑफ बजट का ये उसे कंप्लीट करता है। तो फाइनेंशियल बिल जो होता है इसमें सारी की सारी वो कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं जो मनी बिल के लिए होती हैं। अब अप्रोप्रिएशन बिल की तरह यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल बिल के केस में मूव की जा सकती हैं। अब हमारे यहाँ पे एक एक्ट आता है प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1931, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके मुताबिक फाइनेंस बिल जो है वो 75 दिनों के अंदर अंदर इनेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे टाइमलाइन दी गई हुई है 75 डेज़ की फाइनेंस बिल की इनेक्टमेंट की, फाइनेंस बिल के फाइनेंस एक्ट बनने की। और यहाँ पे कितने दिन की टाइमलाइन दी है? 75 डेज़ की। किसके तहत? प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1931। तो इसे आपने ध्यान में रखना है, सवाल बन सकता है। बाकी कुछ ग्रांट्स की बात करें तो बजटरी ग्रांट्स के अलावा गवर्नमेंट जो है वो बाकी कुछ ग्रांट्स को भी मांगती है, उसकी भी उनको ज़रूरत होती है अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में। सप्लीमेंट्री ग्रांट, अब अप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने जो ग्रांट्स, जो पैसा यहाँ पे दिया वो पैसा इनसफिशिएंट है, कम है उस साल के लिए, तो उस केस में जो ग्रांट मिलती है और जो ग्रांट मिलती है उसे सप्लीमेंट्री ग्रांट बोला जाता है। ये सप्लीमेंट कर रही है। सप्लीमेंट का मतलब तुम समझ रहे हो ना, जैसे तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम्हें मान लो प्रोटीन पूरी नहीं हो रही है, क्या करते हो? सप्लीमेंट्स ले लेते हो, तो वो सप्लीमेंट कर रहा है, यानी कि जो मूल चीज़ है उसमें जोड़कर उसे पूरा करे। ठीक है, जो मूल चीज़ है आपकी, जैसे यहाँ पे जो मेन बजट है उसमें जुड़ के ये इसको पूरा कर रहा है क्योंकि ये इनसफिशिएंट है, तो इसको क्या बोला गया? सप्लीमेंट्री ग्रांट। दूसरा आता है एडिशनल ग्रांट। देखिए, अब मान लो कि कुछ ऐसी नई चीज़ें आ गई, नई सर्विसेज आ गई जिसके बारे में यूनियन बजट में बात नहीं हुई थी, लेकिन इनके ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे कुछ एडिशनल ग्रांट दी जाएगी कि एकदम से कुछ ऐसा नया खर्चा हमारे यहाँ पे आ गया जिसके बारे में हमें पता नहीं था, जिसकी हमें जानकारी नहीं थी, यूनियन बजट में जिसके बारे में बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अब ये आ गया है खर्चा और इस पे हमें खर्चा करना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमें ग्रांट चाहिए। तो अब यहाँ जो ग्रांट मिलेगी वो क्या है? एडिशनल ग्रांट है। पहली सप्लीमेंट्री जो ऑलरेडी बजट है उसको ये सप्लीमेंट कर रही है, लेकिन ये ऐड है, ये ऐड ऑन है, ये एडिशनल है। इसके बारे में पता ही नहीं था, इस खर्चे के बारे में। यहाँ खर्चे के बारे में पता था, हम अंदाज़ा नहीं लगा पाए, तो हम यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा पाए, जो ग्रांट हमें मिली है वो कम है, थोड़ा और पैसा दो, सप्लीमेंट करो, सप्लीमेंट्री। इसका तो पता ही नहीं है, एकदम से नई प्रॉब्लम निकल के आ गई, लेकिन अब खर्चा आ गया है तो खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रांट लगेगी। कौन सी ग्रांट है? एडिशनल ग्रांट। फिर आता है एक्सेस ग्रांट। अभी यहाँ पे एक आपके पास सर्विस के लिए जो पैसा खर्चना था वो सारा पैसा खर्च दिया और हम अब कंगाल हो गए, हमारे पास अब पैसा नहीं है, तो हमें एक्सेस ग्रांट चाहिए, हमें और पैसा चाहिए इस सर्विस को चलाए रखने के लिए। तो ये कौन सा है? एक्सेस ग्रांट है। पहले ही कोई काम था, हमने उसके लिए पैसा लिया, लेकिन वो हमारा पैसा खर्च हो गया और जो सर्विस है वो अभी और चलानी है, तो क्या करेंगे? और पैसा लो। कौन सी ग्रांट है? एक्सेस ग्रांट। हालांकि ये जो एक्सेस ग्रांट होती है इसके ऊपर लोकसभा में वोट होता है आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके द्वारा इसे अप्रूव करना पड़ता है। तो ये होती हैं कुछ ग्रांट्स। अब कुछ स्पेशल पर्पस ग्रांट्स की बात करते हैं। वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जब सरकार को अचानक बहुत ज़रूरी खर्च करना पड़े और उसके लिए पहले से बजट में पैसा ना रखा गया हो, तो सरकार संसद से एक साथ पैसे लेने की खास इजाज़त मांगती है। इस खास इजाज़त को ही हम वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? जैसे मान लो कहीं पे युद्ध लग जाए या बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए या देश में मान लो कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, तो अब सरकार को पहले तो पता नहीं था कि युद्ध लग पड़ेगा, पहले तो पता नहीं था कि प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी आ जाएगी, देश में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, लेकिन अब आ गया, तो क्या करें?
करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे मान लो आपके घर में अचानक कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए और आपको तुरंत पैसा चाहिए, तो आप घर के बड़े बुजुर्गों से बिना ज़्यादा चर्चा किए फ़ौरन मंजूरी ले लेते हैं कि हाँ भाई इतना पैसा चाहिए, दे दो। वही काम सरकार संसद में करती है जब यहाँ पे कोई युद्ध लग जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, देश में कोई बड़ी संकट आ जाए या फिर इस प्रकार की कोई भी चीज़ हो। तो इस समय सरकार को अचानक जब बहुत ज़रूरी खर्चा करने पड़े और उसके लिए पहले से बजट में पैसा ना रखा गया हो, तो सरकार संसद में एक साथ पैसे लेने की खास इजाज़त मांगती है और इस खास इजाज़त को ही वोट ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि ये एक ब्लैंक चेक की तरह है जो लोकसभा एग्जीक्यूटिव को दे देती है। एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पे मान के चलो मिनिस्टर जो है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट है, तो ये ब्लैंक चेक दे देती है, भाई ये लो, ये ब्लैंक चेक है, जितना पैसा चाहिए भरो ले जाओ। ये होता है वोट ऑफ क्रेडिट। फिर आता है एक्सेप्शनल ग्रांट। अब ये क्या होती है? असाधारण अनुदान। अब इसका मतलब है कि जब सरकार को किसी खास या अनोखे उद्देश्य के लिए खर्च करना पड़े जो ना तो पहले से बजट में शामिल हो और ना ही रोजमर्रा के कामों में आता हो, तब संसद से जो विशेष अनुमति ली जाती है उसे एक्सेप्शनल ग्रांट कहते हैं। ये पैसा एकदम अलग तरह के काम के लिए लिया जाता है। मतलब ये सिर्फ एक बार का खर्चा होता है, कोई नियमित खर्चा नहीं होता है। भारत के संविधान में आर्टिकल 115 अनुच्छेद 115 जो है उसमें इसका जिक्र है, एक्सेप्शनल ग्रांट का ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो भारत को किसी देश को एक बार के लिए बड़ी मदद भेजनी है या कोई विशेष वैज्ञानिक प्रोजेक्ट करना है जो पहले प्लान में नहीं था, तब जो सरकार ग्रांट मांगेगी या ग्रांट लेगी उसको एक्सेप्शनल ग्रांट कहा जाएगा। ये एक्सेप्शनल है, इसका पहले पता नहीं था, एक्सेप्शनल है, लेकिन अभी हम ये करना चाहते हैं, हमें करना पड़ेगा, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे इस ग्रांट की ज़रूरत है, तो हमें ये ग्रांट दो, मिल जाएगी, एक्सेप्शनल ग्रांट है। तीसरा आपके पास टोकन ग्रांट आता है। देखिए टोकन ग्रांट क्या होता है? जब सरकार को किसी काम के लिए पहले से जो स्वीकृत बजट है उसमें थोड़ा बदलाव करना हो या अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत ना हो। यहाँ पे अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत नहीं है। Made when funds to meet proposed expenditure on new service can be made available by reappropriation, that is transfer of funds from one head to another head। एक जगह से हम दूसरी जगह पे पैसा ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं और जो यहाँ पे हमें अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो संसद से सिर्फ 1 रुपया या बहुत छोटी राशि की स्वीकृति ली जाती है ताकि उस बदलाव को कानूनी मंजूरी मिल जाए। इस छोटी सी रकम को टोकन ग्रांट कहते हैं। टोकन आपको मिलते हैं तो छोटे छोटे होते हैं ना, उसी प्रकार से ये टोकन ग्रांट भी है जो छोटा सा लिया है, सिर्फ 1 रुपये लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि जो बदलाव है उसको कानूनी मंजूरी मिल जाए। मतलब असली पैसा तो पहले से मंजूर बजट में ही मौजूद होता है। 1 रुपये जैसी छोटी रकम सिर्फ औपचारिकता के लिए रखी जाती है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद उस पुराने बजट के अंदर ही रकम का इस्तेमाल या फिर फेरबदल कर दिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो शिक्षा मंत्रालय के पास 50 करोड़ रुपए हैं, लेकिन अब वह उसी पैसे का कुछ हिस्सा किसी नए प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए वह टोकन ग्रांट के रूप में 1 रुपये की मांग करेंगे ताकि कानूनी रूप से मंजूरी मिल जाए। तो इसको हम टोकन ग्रांट बोलते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं जो यूनियन बजट से जुड़े हैं। सबसे पहले आर्टिकल 112 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज। देखो दोनों हाउसेज की बात हो रही है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति संसद के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करेंगे। ध्यान रखो यहाँ बजट की बात नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है। मैं आपको पहले भी कहा, हालांकि इसे आमतौर पर केंद्रीय बजट या यूनियन बजट ही कहते हैं। इसमें सरकार की आय, यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, आय और जो खर्चा है उसका पूरा अनुमान होता है। इसमें 3 तरह के खातों का विवरण दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। बजट में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट आय और खर्चा जो रोजमर्रा के कामों के लिए है। कैपिटल बजट ऐसे खर्चे जो स्थायी संपत्ति बनाने, ऋण देने या निवेश के लिए होते हैं। ये पूरा विवरण लोकसभा में पेश किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होती है और फिर उसके ऊपर वोट होते हैं, हमने पहला भी देखा। आसान भाषा में अगर बात करें तो आर्टिकल 112 ये कहता है कि हर साल सरकार को अपना हिसाब किताब और अगले साल का प्लान संसद में बताना ज़रूरी है और यही आपका क्या है, बजट है। अब आता है आर्टिकल 113
नो डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट ऑन प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। लोकसभा का विशेष अधिकार होता है, इन मांगों पर चर्चा और मतदान का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है। अगर लोकसभा मंजूरी नहीं देती तो इस खर्च की अनुमति नहीं मिलेगी या नहीं मानी जाएगी। देख लो, लोकसभा कैन अप्रूव, रिफ्यूज़ और रिड्यूस डिमांड अमाउंट। अप्रूव भी कर सकती है, इसको रिफ्यूज़ भी कर सकती है, मना भी कर सकती है, और जो डिमांड है, जो पैसा मांगा गया है, उसको रिड्यूस भी कर सकती है। मंजूरी मिलने के बाद इसे अप्रोप्रिएशन बिल के रूप में पास किया जाता है। तो आसान भाषा में, बजट में जो खर्च सरकार अपने रोज़मर्रा के काम, योजनाओं और मंत्रालयों पर करना चाहती है, उस पर लोकसभा से हाँ या ना में वोट लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बजट की बात 112 में हुई, वोटिंग की बात 113 में हुई, फिर 114, 116, 117, 265 आते हैं। यहाँ बोला गया है कि अप्रोप्रिएशन के एक्सेप्ट यानी इसके अलावा पैसा किसी रूप में विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पे जो लोकसभा है वो ही एडवांस ग्रांट्स दे सकती है, जो हमने पहले भी देखे। मनी बिल जो है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर, और यहाँ पे जो टैक्स लेविड है या कलेक्टेड किया जा रहा है उसको जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है, इसके अलावा और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब हम यहाँ पे इंटरिम बजट और रेगुलर बजट के बीच में फ़र्क देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले रेगुलर बजट, इसको एनुअल बजट या फिर यूनियन बजट बोलते हैं। कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए ये काफ़ी अच्छे से पूरा विस्तार से बात कर रही है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ हम पैसा खर्च करेंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इसको प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे डिटेल रिसिप्ट्स होती हैं और एक्सपेंडिचर होते हैं, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा अगले पूरे फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर के लिए। यहाँ पे कुछ मेजर पॉलिसीज और प्रायोरिटीज़ की भी अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। लेकिन इंटरिम बजट ये यहाँ पे तब उस साल लाया जाता है जब चुनाव आने वाले हैं। जब चुनाव आते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन ईयर के लिए जो गवर्नमेंट को अप्रूवल की ज़रूरत होती है, उस समय ये प्रेजेंट किया जाता है इंटरिम बजट। ये टेम्परेरी फाइनेंशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जब तक नई सरकार नहीं आती है, रेगुलर बजट पेश नहीं होता है। ज़्यादातर यहाँ पे प्रोविजनल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती हैं कि चलो इंटरिम बजट है, थोड़ा सा समय के लिए हम कुछ प्रोविजनल अरेंजमेंट्स कर दें। यूजुअली यहाँ पे कोई मेजर पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं होती है, क्योंकि उसको फिर इस रूप में देखा जाएगा कि क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए अभी आप बड़ी बड़ी पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर रहे हो, करनी ही थी तो पिछले 5 साल में क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे नॉर्मली इंटरिम बजट में कोई मेजर पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं होती है। तो ये फ़र्क होता है रेगुलर बजट और इंटरिम बजट में। रेगुलर जो नॉर्मली 4 साल आपको दिखेगा, इंटरिम जो चुनावों वाले साल आपको देखने को मिलेगा। प्रेजेंटेड इन द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, हमने पहले भी देखा, जिस साल लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उस साल जो हमें बजट दिखेगा वो इंटरिम बजट होगा। अब हम रेलवे बजट की बात करते हैं। पहले रेलवे का अलग बजट हुआ करता था, लेकिन फिर इसको मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट के साथ। तो 2017 तक यूनियन गवर्नमेंट 2 अलग अलग बजट्स को प्रेजेंट किया करती थी। एक होता था रेलवे बजट, दूसरा होता था जनरल बजट। जो रेलवे बजट है उसमें सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का जो रिसिप्ट, जो पैसा आया है, कमाया है, जो खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उसके एस्टिमेट होंगे। जनरल बजट जिसमें बाकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं अदर देन रेलवे, उसके सारे जो रिसिप्ट हैं, एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, उन सारों के एस्टिमेट होंगे। तो 2017 से पहले ये दो अलग बजट हुआ करते थे। ऐसा क्यों होता था? देखिए, रेलवे बजट जो था उसको जनरल बजट से 1924 में अंग्रेज़ों के समय अलग कर दिया गया था। किसकी रिकमेंडेशन पे? एकवर्थ कमेटी रिपोर्ट 1921। बहुत इम्पॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि भैया बताइए साल 1924 में किस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर जो आपका रेलवे का बजट था उसको यूनियन बजट से अलग किया गया था। तो किसकी रिपोर्ट के ऊपर किया गया था? एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1921 में। यहाँ पे ACR ऐसे आपने याद रखना है, ACR। तो ACR की रिपोर्ट आई कब आई? 1921 में आई, और उसकी रिकमेंडेशन को मानते हुए 1924 में जनरल बजट को और रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। लेकिन इस समय क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया था। तो अभी यहाँ पे अलग बजट नहीं होता है, अभी एक ही बजट होता है, यूनियन बजट, या आप ये कह लीजिए कि जनरल बजट।
लेकिन 2017 से पहले तक 1924 से 2017 तक दो बजट हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय से देख लो, दो बजट हुआ करते थे, जनरल बजट और रेलवे बजट अलग हुए थे 1924 में। किसकी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे? एक्वर्थ कमेटी रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस समय सिर्फ एक ही बजट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं। कट मोशंस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पॉलिसी कट मोशन है, जो कि पॉलिसी जो डिमांड की जा रही है उसके लिए डिसअप्रूवल दिखाता है। हमने पहले भी देखा, यहाँ पे जो अमाउंट है उसको 1 रुपये तक रिड्यूस कर दिया जाता है कि ये हमें पॉलिसी पसंद नहीं, कोई और पॉलिसी लेकर आओ। इकोनॉमी कट मोशन होता है, यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसके बारे में बताया जाता है कि भैया आपके जो एक्सपेंडिचर खर्चे हैं उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अफेक्ट होगी, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड अमाउंट तक अमाउंट को रिड्यूस कर दिया जाता है। टोकन कट मोशन होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस दिखाए जाते हैं, 100 रुपये तक जो अमाउंट है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस होता है उसके यहाँ पे पैसेज की बात होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट के रेजिग्नेशन भी हो सकता है। बजट टाइमलाइन के इवोल्यूशन को हम देखते हैं। प्री इंडिपेंडेंस जो था उस समय जो बजट था उसको उन रूल्स के हिसाब से प्रैक्टिस किया जाता था जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। फिर 1924 में जो रेलवे बजट है उसको जनरल बजट से सेपरेट कर दिया गया, और ये एक्वर्थ कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के बेसिस पे हुआ था जो 1921 में आई थी। फिर प्री 2017 की बात करें तो यूनियन बजट जो है वो लास्ट वर्किंग डे जो होता था फरवरी का, उसमें प्रेजेंट किया जाता था। और यहाँ पे 2017 से पहले रेलवे बजट और जनरल बजट अलग हुआ करते थे। 2017 में जो बजट है वो 1 फरवरी को प्रेजेंट होने लगा, और यहाँ पे रेलवे बजट जो है उसको भी जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। प्रेजेंट के सिनेरियो है कि सिर्फ एक ही यूनियन बजट होता है। इंपॉर्टेंस क्या है पूरे बजटरी प्रोसेस की? लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी है और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है ये उसके पूरे के पूरे मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनियन गवर्नमेंट इफेक्टिवली जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज कर सके, ये इसको इंश्योर करता है। नेशनल प्रायोरिटीज़, अब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उसी के साथ अलाइन हों, और इसके साथ साथ जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसे भी मेंटेन किया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये एक मैकेनिज्म देता है इमरजेंसी एक्सपेंडिचर को स्पेशल ग्रांट्स की मदद से, तो ये हमने स्पेशल ग्रांट्स ऑलरेडी देख ली। यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग और जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस है उनमें ट्रांसपेरेंसी को ये इंश्योर करता है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंस है बजटरी प्रोसेस की। ये था दोस्तों यूनियन बजट का पूरा प्रोसेस। हमने पूरी हिस्ट्री देखी और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे देखे हैं, कट मोशन देखे, जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है उसको हमने कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। अब इससे रिलेटेड मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लाने वाला हूँ अगली वीडियो में, वो भी आपको आज ही मिल जाएगी। सुबह ये मिलेगी, शाम को वो मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी जो काफ़ी जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगी। वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप उसका यूज़ करके आप अपने प्रिपरेशन को काफ़ी ईजी कर सकते हो। उसको बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करिएगा। इकोनॉमी से रिलेटेड बाकी भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाई हैं, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी बाकी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिप्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।